हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो शुरू करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। देखो, एस ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? वे तत्व जिनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जब एस उपकोष में प्रवेश करता है तो उन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व क्या है? वे तत्व हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है? एस उपकोष में। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? एस उपकोष में प्रवेश करता है। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस उपकोष में प्रवेश करता है। क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं भैया। क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो एस उपकोष होता है ना, इस एस उपकोष में इसमें केवल एक ही कक्षक होता है। कितने कक्षक होते हैं? एक ही कक्षक होता है। इसमें केवल एक ही कक्षक होता है और उसमें भी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी विपरीत चक्रण वाले। ठीक है, तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्वों के केवल 2 ही वर्ग हैं। इसीलिए पीरियडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, उसमें एस ब्लॉक तत्वों के केवल कितने समूह हैं? 2 समूह हैं। तो हम लिख लेंगे कि इसीलिए आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्वों के, एस ब्लॉक तत्वों के केवल 2 समूह हैं। केवल 2 समूह हैं। 2 समूह, समूह को और क्या कहते हैं? वर्ग भी कहते हैं। तो केवल 2 समूह या 2 वर्ग हैं। कितने समूह हैं? केवल 2 समूह हैं। कौन कौन से? एक तो पहला और एक दूसरा, फर्स्ट और सेकंड। पहले को आप फर्स्ट ए भी कह देते हैं और दूसरे को क्या कह देते हैं? सेकंड ए। पहले समूह को क्या कह देते हैं? फर्स्ट ए, और दूसरे समूह को क्या बोल देते हैं भैया? सेकंड ए। अब इनमें कौन कौन से तत्व आएंगे उनकी भी बात कर लेते हैं। तो इनमें जो तत्व आएंगे वो होंगे, अगर फर्स्ट ए की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, ये लीजिए। फर्स्ट ए की बात करें, फर्स्ट ए, तो उसमें कौन कौन आएंगे? फर्स्ट ए में आते हैं, एक तो हाइड्रोजन को लिख लेते हैं हम लोग। हालांकि हाइड्रोजन जो है उसको फर्स्ट ए के साथ भी रखा जाता है कई बार जो 17th जो है 17वां वर्ग है ना, उसके साथ भी रखा जाता है।
7th बी के साथ, और कई बार उसको अलग से भी रखा जाता है, आवारा तत्व है, ठीक है। इसलिए हम इसको यहां एक बार लिख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं और कौन कौन आते हैं इसमें। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये तत्व आते हैं, ठीक है। फिर बात करें सेकंड ए की। सेकंड ए में कौन कौन आते हैं? तो सेकंड ए में देखिए, सेकंड ए में आता है कौन कौन आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये आते हैं, ठीक है। और इनके अलावा इधर उत्कृष्ट गैसों में देखें तो हीलियम आता है। ये हीलियम जो है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, यानी ये भी कौन से ब्लॉक का है? s ब्लॉक का। भाई 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? s उपकोष में जा रहा है। 1s2 यानी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? s उपकोष में, और s उपकोष में जा रहा है, तो ये भी कौन से ब्लॉक का है? s ब्लॉक का है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर कितने तत्व होते हैं? इसमें अगर देखें तो कुल 14 तत्व होते हैं। कुल 14 तत्व। कुल कितने होते हैं भैया? 14 तत्व। कौन कौन से? कुल 14 तत्व होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस फर्स्ट ए के कितने? 6, लिथियम से फ्रेंशियम तक फर्स्ट ए के कितने? 6, प्लस सेकंड ए, इसके भी कितने? 6। इस प्रकार कुल मिलाकर कितने तत्व होते हैं? कुल मिलाकर 14 तत्व होते हैं। कुल मिलाकर कितने तत्व होते हैं? 14। कुल 14 तत्वों में से कौन कौन गैस होंगे, कौन कौन द्रव होंगे, कौन कौन ठोस होंगे? तो ये देखिए, इनमें से हाइड्रोजन और हीलियम ये तो होते हैं गैसीय। कैसे होते हैं? गैसीय होते हैं और अधातु होते हैं। गैसीय होते हैं और साथ में कैसे होते हैं? अधातु होते हैं, यानी ये धात्विक प्रकृति के नहीं होते हैं, ठीक। इसके बाद शेष तत्व जो हैं, शेष सभी तत्व धात्विक होते हैं। शेष सभी तत्व कैसे प्रकृति के होते हैं? धात्विक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? धात्विक प्रकृति के, धात्विक प्रकृति के होते हैं, ठीक। और ये दो तो हो गए गैस, हाइड्रोजन और हीलियम। सीजियम फ्रेंशियम जो है ये लिक्विड होते हैं। सीजियम फ्रेंशियम कैसे होते हैं? द्रव होते हैं। बाकी सभी कैसे हैं? ठोस। शेष कैसे हो जाएंगे? ठोस। शेष कैसे हो जाएंगे? ठोस। तो द्रव कौन कौन से हो गए? सीजियम फ्रेंशियम। कौन कौन से हो गए? सीजियम फ्रेंशियम। और हाइड्रोजन हीलियम कैसे हो गए? अधातु। हाइड्रोजन हीलियम कैसे हो गए? गैसीय और अधातु, ठीक है। और बाकी सब क्या है? धात्विक हैं। सीजियम फ्रेंशियम द्रव हैं, बाकी ठोस हैं। और अगर फ्रेंशियम और रेडियम की बात करें, किसकी? फ्रेंशियम और रेडियम। फ्रेंशियम व रेडियम, ये दोनों है ना, ये रेडियो सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो सक्रिय होते हैं। और रेडियो सक्रिय होने का मतलब है जो अपने आप विघटित होते रहते हैं। रेडियो सक्रिय होने का मतलब क्या है? जो स्वयं विघटित होते रहते हैं, जिनसे स्वतः विकिरण का स्वतः उत्सर्जन होता रहता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस, जिनसे विकिरण का स्वतः उत्सर्जन होता रहता है। तो ये होते हैं रेडियो सक्रिय। कैसे होते हैं? रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय का मतलब क्या होता है? रेडियो सक्रिय का मतलब है जिनसे विकिरण का स्वतः उत्सर्जन हो। विकिरण का स्वतः उत्सर्जन। विकिरण के उत्सर्जन का प्रक्रम जो है, या यूं कह दें विकिरण के उत्सर्जन का जो प्रक्रम है वो स्वतः प्रवर्तित होगा।
विकिरण का उत्सर्जन कैसा प्रक्रम हो जाएगा? स्वतः प्रक्रम होगा। ठीक है, जिनसे विकिरण का उत्सर्जन जो है वो एक स्वतः प्रक्रम हो, उनको आप क्या कह देते हैं? रेडियो सक्रिय कहते हैं। तो ये हुआ एस ब्लॉक का परिचय। एस ब्लॉक कौन से तत्वों को बोलते हैं? उन तत्वों को बोलते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। एस उपकोष में प्रवेश करता है। एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? केवल एक ही कक्षक होता है, केवल एक ही कक्षक होता है, और उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसलिए आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्वों के केवल 2 समूह हैं, और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए। अब बात करें आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एस ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या जो है वो 14 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 14। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसके अलावा फर्स्ट ए के 6 तत्व और सेकंड ए के 6 तत्व। टोटल कितने हो जाएंगे? 14। इनमें से हाइड्रोजन और हीलियम कैसे हैं? गैसीय हैं और अधातु परमाणु। शेष तत्व कैसे हैं? धात्विक प्रकृति के हैं। सीजियम फ्रेंशियम द्रव हैं, शेष सारे ठोस हैं। और फ्रेंशियम और रेडियम की बात करें, यानी दोनों वर्ग के अंतिम तत्व फ्रेंशियम और रेडियम, ये कैसे होते हैं? रेडियो सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। किसकी? भौतिक गुणों की। अच्छा, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लेते हैं पहले, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सामान्य गुण देखिए। सामान्य गुण में एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है एस ब्लॉक तत्वों का NS1 या NS2, यानी बाह्यतम कोश के एस उपकोश में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्षार धातुएं हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? हाइड्रोजन व क्षार धातुओं का। हाइड्रोजन व क्षार धातुओं का, यानी हाइड्रोजन और फर्स्ट ए बोल दें। क्षार धातु का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और फर्स्ट ए। ठीक है, और NS2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये होता है हीलियम और सेकंड ए का। हीलियम और सेकंड ए। और सेकंड ए के जो तत्व हैं, सेकंड ए में कौन कौन आएंगे? बेरिलियम आएगा, और इसके नीचे वाले जितने भी तत्व हैं उनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षार धातु जो होते हैं, क्षार धातु जो हैं उनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मेटल्स। ठीक है, क्षार धातुओं को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और एल्कली का मतलब है राख। एल्कली का मतलब जो है वो होता है राख। तो ये पौधों की राख से प्राप्त होते हैं। पौधों की राख में ये मिलते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहा गया था। वैसे क्षार धातु कहने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षार धातु यानी कौन से? फर्स्ट ए वाले। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो हैं इनके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं भैया? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अगर क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें, दूसरे वर्ग में बेरिलियम को छोड़कर दूसरा जो वर्ग है उसमें कौन कौन से आएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। उनमें से अगर बेरिलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी तत्वों के भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं।
इसलिए ये भी क्षारीय होते हैं, और मिट्टी में कम मात्रा में ये मिलते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। तो मैं ये कह सकता हूं कि दूसरे वर्ग में, कौन से वर्ग में? दूसरे वर्ग में, दूसरा वर्ग कौन सा हो जाएगा? सेकेंड है। दूसरे वर्ग में बेरिलियम के अतिरिक्त सभी तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम के अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं उन सब के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं भैया? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं और मृदा में मिलते हैं। क्या करते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं और मृदा में मिलते हैं, इसलिए क्षारीय प्रकृति के होते हैं और मृदा में मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। मृदा में अल्प मात्रा में मिलते हैं, अल्प मात्रा में मिलते हैं, अल्प मात्रा में मिलते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। मृदा धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ओके। बेरिलियम जो है इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, हम ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, यानी हम लोग क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, इसलिए बेरिलियम को क्षारीय मृदा धातु नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये बात हुई इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। इसके अलावा अगर और गुणों की बात करें तो देखो ये सारे कैसे होते हैं? धात्विक प्रकृति के होते हैं। धात्विक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? धात्विक प्रकृति के होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। धात्विक प्रकृति का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है और इनकी कुछ ना कुछ धात्विक संरचना होती है, यानी एक धात्विक क्रिस्टल में होते हैं और धात्विक संरचना जो है उसकी वजह से एस ब्लॉक में जो फर्स्ट डे वाले होते हैं वो ज्यादातर मुलायम होते हैं, है ना? मुलायम होते हैं, ज्यादा कठोर नहीं होते, अधिकांशतः मुलायम ठोस होते हैं। अधिकांशतः कैसे होते हैं? मुलायम ठोस होते हैं। मुलायम ठोस होते हैं। कैसे होते हैं भैया? ज्यादातर मुलायम ठोस होते हैं। ठीक है, और भी सामान्य गुण बहुत सारे हैं। अगर भौतिक और रासायनिक गुण हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, उनमें से भी कुछ चीजें यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं। अब हम एक बार स्पेसिफाई करके एक एक चीज पढ़ लेते हैं और उनको हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणों की। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज।
एस ब्लॉक तत्वों के क्या क्या भौतिक गुण हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं आकार की। किसकी? आकार की। तो हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इन दोनों की। एक तरफ चलाएंगे हम लोग फर्स्ट ए के तत्व यानी क्षार धातुएं, और दूसरी तरफ चलाएंगे क्षारीय मृदा धातुएं। वर्ग 1 या फर्स्ट ए और वर्ग 2 यानी सेकंड ए। ठीक है। पहले वर्ग में जब आकार की बात करते हैं, भौतिक गुण कौन सा ले रहे हैं हम? आकार। तो देखिए आवर्त सारणी का पहला वर्ग जो है उसका आकार बाद वाले जितने भी वर्ग हैं उनके अगर संगत आवर्त वाले तत्वों से देखें तो ज्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकार क्या होता है? कम होता है। तो ये कह दें कि संगत आवर्त में इनका आकार सर्वाधिक होता है। संगत आवर्त में इनका आकार किसका? पहले वर्ग का। इनका आकार जो है वो सर्वाधिक होता है। आकार सर्वाधिक होता है। ठीक है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होती है। आकार में क्या होता है भाई? वृद्धि होती है। ठीक है। आकार में वृद्धि होती है। ठीक है। कैसे? आप बात करें अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, तो सबसे बड़ा कौन होगा? सीजियम। सबसे बड़ा आकार किसका होगा? सीजियम का। यानी नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग सेकंड की। वर्ग सेकंड में क्या होगा? क्षार धातुओं से तो आकार कम होगा। तो ये कह दें कि क्षार धातुओं की तुलना में आकार छोटा होगा। क्षार धातुओं की तुलना में आकार क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। कैसे? लिथियम से छोटा आकार होगा बेरिलियम का। सोडियम से छोटा आकार किसका होगा? पोटेशियम। सोडियम से छोटा किसका होगा? मैग्नीशियम का। पोटेशियम से छोटा कैल्शियम। इस तरह से। और अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, ऊपर से नीचे, तो इनमें भी क्या होगा? कोष नए जुड़ने से आकार बढ़ेगा। नीचे जाने पर नए कोष जुड़ने से, नए कोष जुड़ने के कारण, नए कोष जुड़ने के कारण आकार बढ़ता है। यानी आकार में वृद्धि होती है। आकार बढ़ता है। दोनों में एक ही कारण है। ठीक है। दोनों में एक ही कारण है। इनमें भी कोष जुड़ने से आकार बढ़ेगा और इनमें भी क्या होगा? कोष जुड़ने से आकार बढ़ेगा। तो अगर बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम, तो नीचे जाने पर क्या होता है भैया? आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कई बार क्या होता है कि दोनों का तुलनात्मक रूप से पूछ लेता है कि किसका आकार एस ब्लॉक में छोटा होगा और किसका बड़ा होगा। इन दोनों का तुलनात्मक रूप से पूछ लेता है।
तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे होता है देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इधर कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इनका जो आकार होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे छोटा होता है बेरिलियम, उससे बड़ा होगा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा होता है फिर रुबिडियम और रुबिडियम से बड़ा सीजियम। तो ये आकार का एक क्रम है, ये भी आपको याद रखना है कि सबसे छोटा कौन होगा, बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ये आकार का बढ़ता हुआ क्रम है। ये क्या है, आकार का बढ़ता हुआ क्रम, आकार का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक है, सबसे छोटा कौन होगा, बेरिलियम, देन लिथियम, मैग्नीशियम, इस तरह से। ये बात हुई आकार की। अब बात करते हैं घनत्व की, इसकी घनत्व की। तो घनत्व कैसे होगा, घनत्व कैसे होगा भाई, ये लीजिए, इधर कौन है, पहला या फर्स्ट ए, पहला या फर्स्ट ए वर्ग, और इधर कौन है, दूसरा या सेकंड ए वर्ग। ओके, किसकी बात कर रहे हैं, किस गुण की बात कर रहे हैं, घनत्व की, घनत्व। तो घनत्व कैसे होगा, हमें पता है घनत्व जो होता है, ये घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको क्या कह देते हैं, घनत्व। तो इधर लिख लेता हूं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब हमें पता है कि आयतन किन का ज्यादा है, आयतन इन्हीं का ज्यादा है, फर्स्ट ए वालों का ही आयतन ज्यादा है, तो इनका घनत्व क्या होगा, कम होगा, घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो हालांकि वर्ग में ऊपर, वर्ग में बाईं से, सॉरी आवर्त में बाईं से दाएं जाते हैं तो घनत्व शुरू में बढ़ता है और लास्ट में वापस घटता भी है। इसका कारण क्या है, लास्ट में कौन सी आती है, उत्कृष्ट गैसें आती है, और उनके लिए हम लोग वांडरवाल त्रिज्या की बात करते हैं। वांडरवाल त्रिज्या हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है, इसलिए उनका आकार क्या माना जाता है, बड़ा माना जाता है, इसलिए आयतन वापस घटता है। अब अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो ये देखिए, वर्ग में नीचे जाने पर, नीचे जाने पर द्रव्यमान भी बढ़ता है और आयतन भी बढ़ता है, लेकिन आयतन की तुलना में द्रव्यमान ज्यादा बढ़ता है, इसलिए नीचे जाने पर घनत्व बढ़ते हैं। नीचे जाने पर क्या होता है, घनत्व बढ़ते हैं। तो वर्ग में नीचे जाने पर द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि आयतन की तुलना में अधिक होती है, आयतन की तुलना में अधिक होती है, आयतन की तुलना में इनमें द्रव्यमान में अधिक वृद्धि होगी। अधिक होती है, इसलिए क्या होगा, इसलिए घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। ठीक है,
अपवाद है कि सोडियम का जो घनत्व होता है वो पोटेशियम से ज्यादा होता है। अपवाद क्या है? ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ेगा तो सोडियम का घनत्व कम होना चाहिए और पोटेशियम का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोडियम का ज्यादा होता है और पोटेशियम का कम होता है। इसलिए घनत्व का क्रम क्या होगा? घनत्व का जो क्रम है वो ये होता है, घनत्व का क्रम। घनत्व का क्रम होगा, लिथियम से ज्यादा होगा पोटेशियम, फिर होगा सोडियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। इसका ज्यादा क्यों होता है? इसका ज्यादा होने का कारण यह है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 281 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2881। ठीक है। बाह्यतम कोष कौन सा है? इसका तीसरा है, इसका बाह्यतम कोष दूसरा, सॉरी चौथा। इसका बाह्यतम कोष कौन सा है? तीसरा और इसका चौथा। बाह्यतम से जस्ट पहले वाला जो कोष होता है यानी उपांत्य कोष, उसकी क्षमता यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन की है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही है। यहाँ पर बाह्यतम से जस्ट पहले वाला जो है उपांत्य कोष, उसकी क्षमता 18 की है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। इसका मतलब ये कैसा है? खोखला है, और खोखला होगा इसका मतलब घनत्व क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये है घनत्व का क्रम। अब इनमें बात करें तो इनमें भी सेम चीज होती है। इनमें भी क्या होता है? नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, सेम कारण रहेगा। तो आप बोलेंगे नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। ठीक है। अपवाद इसके, एक अपवाद तो यही है, जैसे सोडियम का पोटेशियम से ज्यादा होता है वैसे ही मैग्नीशियम का भी कैल्शियम से ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का भी कैल्शियम से ज्यादा होता है। और दूसरा अपवाद है कि बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम, इसमें बहुत अच्छे से निबिड़ संकुलन होता है, यानी इसकी पैकिंग अच्छे से होती है और इसका जो आयतन है वो भी कुछ ज़्यादा ही छोटा है। आयतन बहुत, मतलब यूं कहें आकार जो है वो कुछ ज़्यादा ही छोटा है, इसलिए इसका घनत्व मैग्नीशियम से भी ज़्यादा होता है। बेरिलियम का घनत्व मैग्नीशियम से ही ज़्यादा होता है ना। तो क्या कारण होगा? इसका कारण है कुछ ज़्यादा ही छोटा आकार, कुछ क्या कह सकते हैं इसको, बहुत छोटा आकार, उम्मीद से भी ज्यादा है ना, बहुत छोटा आकार, वह संकुलन क्षमता अधिक होने के कारण, संकुलन क्षमता अधिक होने के कारण, बहुत छोटा आकार हो, संकुलन क्षमता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण। इसका मतलब घनत्व का क्रम क्या हो जाएगा? घनत्व का क्रम क्या हो जाएगा भाई? घनत्व का क्रम क्या होगा? घनत्व का क्रम हो जाएगा सबसे कम तो इन तीनों में से किसका हो जाएगा? कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? घनत्व। क्या होगा? घनत्व। अब बात करते हैं घनत्व के अलावा अगले गुण की। और अगले गुण में ले लेते हैं हम लोग आयनन एंथैल्पी। क्या ले लेते हैं? आयनन एंथैल्पी। तो देखिए भैया आयनन एंथैल्पी कैसे होगी। इनकी आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? बाह्यतम कोष, अगर साधारण शब्दों में बोले तो
बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। और बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन हटाना वहां आसान होता है जहां आकार बड़ा हो। ठीक है, तो अगर वर्ग की आवर्त की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है, तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। इसका मतलब सबसे कम आयनन एंथैल्पी किसकी होगी? क्षार धातुओं की। और ऊपर से नीचे जाए तो आकार बढ़ता है, तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी? नीचे जाने पर कम होगी। तो ये दोनों बात हम लिख लेते हैं। क्या होगा? वर्ग में, आवर्त में तो इनकी न्यूनतम होगी। आवर्त में क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। न्यूनतम, है ना? सबसे कम ऊर्जा आवश्यक होती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा जो होती है वो सबसे कम होती है। आयनन एंथैल्पी ना बोल के अगर आयनन ऊर्जा कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आयनन एंथैल्पी शब्द है नेगेटिव। आयनन एंथैल्पी का मान कितना होता है? नेगेटिव। तो उसमें कम बोलूंगा तो आप समझेंगे कि पॉजिटिव में है ना? ऐसा नहीं है। आयनन ऊर्जा लिख लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। आयनन ऊर्जा कम होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आयनन ऊर्जा न्यूनतम का मतलब क्या है? इनसे इलेक्ट्रॉन हटाना आसान है, इनसे इलेक्ट्रॉन हटाने में कम ऊर्जा आवश्यक होगी। और वर्ग में क्या होगा भाई? वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा। तो आकार बढ़ने से आयनन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। आकार बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती है। आयनन ऊर्जा घटती है। ठीक है, इसका मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनमें से सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी? सीजियम की। सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी? सीजियम की। और जिसकी आयनन ऊर्जा कम होगी उसका धात्विक गुण क्या होगा? उसका धात्विक गुण भी ज्यादा होगा। आयनन ऊर्जा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा, तो उसका धात्विक गुण क्या हो जाएगा? धात्विक गुण कम हो जाएगा, सॉरी, धात्विक गुण बढ़ जाएगा। धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अतः वर्ग में नीचे जाने पर, अतः वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बढ़ेगा ना, धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, धात्विक गुण क्या होता है भैया? बढ़ता है। और धात्विक गुण बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बढ़ता है। हालांकि लिथियम जो है इसका अपवाद है। लिथियम का कारण यह है कि लिथियम का जो मानक अपचयन विभव है वो कैसा होता है? ज्यादा नेगेटिव में होता है, प्रबल अपचायक होता है वो। उसकी जलायोजन एंथैल्पी ज्यादा ऋणात्मक होती है। तो हम जलायोजन एंथैल्पी पे चर्चा करेंगे, तब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इनमें क्या होगा? क्षारीय मृदा धातुओं में, क्षारीय मृदा धातुओं में अगर देखें तो वर्ग में एस जो क्षार धातु होते हैं, अच्छा आवर्त की बात करें तो क्षार धातुओं से तो ज्यादा हो गया आयनन एंथैल्पी। और फिर क्षार धातुओं से ही ज्यादा नहीं, बल्कि जो इससे आगे 13वां वर्ग आएगा बोरोन परिवार, उनसे भी क्या होगी? ज्यादा। उसका कारण क्या है? इनमें बाह्यतम, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस उपकोष में, और वहां पर कहाँ जा रहा है? पी में। और एस और पी में से एस का भेदन प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? इनकी आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, इनकी आयनन ऊर्जा प्रथम वर्ग और
13वां वर्ग, 13वां वर्ग कौन सा है? 13वां वर्ग के तत्वों से अधिक होती है। 13वां वर्ग के तत्वों से, 13वें वर्ग के तत्वों से अधिक होती है। 13वें वर्ग के तत्व कौन से है भैया? बोरोन परिवार। 13वां वर्ग कौन सा है? बोरोन परिवार। और कारण क्या है? कारण है भेदन प्रभाव। कारण क्या है? भेदन प्रभाव। कारण है भेदन प्रभाव, भेदन प्रभाव, भेदन प्रभाव। ये हमने जब आयनन एंथैल्पी पढ़ी थी आवर्त सारणी में, तो वहां मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। आप वहां से इसको अच्छे से समझ सकते हैं उस वीडियो से, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर क्या होगा। तो वर्ग में नीचे जाने पर सेम इसकी तरह ही, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है, यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, और सबसे कम बेरियम। ठीक है, रेडियम और फ्रेंशियम में यहाँ गुणों में इसलिए नहीं ले रहा हूँ, वो दोनों कैसे हैं? रेडियो सक्रिय हैं, उनके गुणों का अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल कार्य है। ठीक है, ये बात हुई आयनन ऊर्जा की। किसकी? आयनन ऊर्जा की। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और वो है यहां ले लेता हूं वर्ग 1 और यह है वर्ग 2। वर्ग 1 को क्या करें? फर्स्ट ए, और वर्ग 2 को क्या करें? सेकंड। ठीक है, और गुण कौन सा ले रहे हैं हम? गुण ले रहे हैं रंगहीन और प्रतिचुंबकीय आयन बनाना। रंगहीन और प्रतिचुंबकीय आयन निर्माण। देखिए, फर्स्ट ए के तत्व हो या सेकंड ए के तत्व हो, ये क्या करते हैं? फर्स्ट ए के तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक संयोजी धन आयन बनाते हैं, या एक धनीय आयन बनाते हैं, एकल धनात्मक आयन बनाते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस की तरह होता है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो वो रंगहीन होंगे और प्रतिचुंबकीय होंगे। ऐसे ही क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें, ये द्विसंयोजी आयन बनाते हैं या द्विधनात्मक आयन बनाते हैं, और इनमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने से जो आयन बना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों की तरह होता है, इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं और प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो देखिए, ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एकल संयोजी, एकल संयोजी धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, एकल संयोजी धनायन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एकल संयोजी धनायन बनाते हैं, और इन आयनों का विन्यास, इन आयनों का विन्यास कैसा होता है? उत्कृष्ट गैसों के समान होता है। कैसा होता है? उत्कृष्ट गैसों के समान होता है। उत्कृष्ट गैसों के समान होता है।
उत्कृष्ट गैसों के समान होने का मतलब क्या है? सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित। और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो ये इस तरह के जो आयन होते हैं वो कैसे होते हैं? इस तरह के जो आयन होंगे वो कैसे आयन होंगे भैया? प्रतिचुंबकीय। इसीलिए कैसे आयन बनाते हैं? प्रतिचुंबकीय आयन बनाते हैं और रंगहीन आयन बनाते हैं। प्रतिचुंबकीय और रंगहीन आयन बनाते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन आयन बनाते हैं। सेम चीज यहां लागू होगी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने त्यागेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? द्विसंयोजी धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? द्विसंयोजी धनायन। द्विसंयोजी धनायन बनाते हैं। द्विसंयोजी धनायन बनाते हैं। और ये जो द्विसंयोजी धनायन है इनका विन्यास भी कैसा होता है? वही उत्कृष्ट गैस विन्यास होता है। कैसा विन्यास होता है? उत्कृष्ट गैस विन्यास। इसलिए ये आयन कैसे होंगे? इसलिए ये आयन प्रतिचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं और रंगहीन आयन होते हैं। इनके यौगिक कैसे होंगे? रंगहीन यौगिक बनाएंगे। रंगहीन यौगिक। इनके यौगिक कैसे होंगे? रंगहीन यौगिक। तो इसका मतलब क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक कैसे होंगे? रंगहीन यौगिक होंगे। कैसे होंगे? रंगहीन यौगिक होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ यौगिक ऐसे हैं जैसे K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का। कैसा होता है भाई? ऑरेंज कलर का होता है। KMnO4 पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का होता है, जामुनी रंग का होता है। Na2CrO4 Na2CrO4 येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है ना। यानी कुछ यौगिक कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। और ये रंगीन होने का कारण आप आगे की क्लास में आप कभी बड़े स्तर पे पढ़ेंगे, है ना। हम इनको हायर क्लासेज में हम पढ़ते हैं और इनको नाम देते हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण इनका कलर होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण। तो ये बात हुई कि रंगहीन यौगिक होते हैं इनके, और वो क्यों होते हैं, किस प्रकार के धन आयन बनाते हैं ये, उनकी जिनकी वजह से इनके आयन कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण अपना। नेक्स्ट लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या लेते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। इधर ले लेता हूं फर्स्ट ए और इधर क्या ले रहे हैं? सेकंड ए। सेकंड ए, ठीक है। अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। और वो क्षार धातुओं की, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले धातु हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्व हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्व हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने से क्या मतलब, इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। और एस इनकी ये जो फर्स्ट ए वाले हैं क्षार धातु हैं,
उनकी तो आपको क्या है ध्यान भी रखनी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसकी होती है 1 के अराउंड, इसकी होती है 0.9 के अराउंड। कितनी होती है? 0.9। इन दोनों की 0.8 के अराउंड होती है, 0.8, 0.8 और इसकी होती है 0.7 के अराउंड। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है लेकिन लगभग इतनी होती है। बहुत कम होती है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? कम होती है। वर्ग में नीचे जाने पर कम, वर्ग में नीचे जाने पर घटती है, नीचे जाने पर घटती है। ठीक है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ये हमने आवर्त सारणी में भी पढ़ी थी। ठीक है, सेकेंड ए की बात करें तो इनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है। इनसे क्या होता है? थोड़ी सी ज्यादा। तो मैं ये कह सकता हूं संगत आवर्त के, संगत आवर्त के क्षार धातुओं की तुलना में, क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होती है। विद्युत ऋणता क्षार धातुओं की तुलना में क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होगी या नहीं होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करने का गुण नहीं रखते हैं। इसलिए क्षार धातुओं में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो लगभग नहीं के बराबर आकर्षण होगा, यानी थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त होगी, है ना। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, और सेकंड ए, इनका तो इलेक्ट्रॉनिक अच्छा बहुत कम क्यों होती है? NS1 विन्यास है ना। और इनकी क्या होती है? 0 के आसपास। इनकी क्या होती है? 0 के आसपास होती है। कारण क्या है? कारण है NS2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भाई ये तुम कोश का S उपकोष जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और 2 ही पूरे हैं। भाई तुम कोश के S उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की कितने की कैपेसिटी होती है? 2 की होती है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, इसलिए NS2 विन्यास की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो बहुत यानी 0 के अराउंड ही होती है, 0 ही होती है ना लगभग। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो बहुत ही कम होती है, दोनों की ही। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली क्षार धातुओं की उनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक, अब बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये? इसमें क्या है देखिए, जिन धातुओं की आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है उनकी सतह पर जब उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, ये उचित आवृत्ति शब्द आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, प्रकाश विद्युत प्रभाव को, तब जाके समझ में आएगा कि किस आवृत्ति का प्रकाश डालना चाहिए। लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि जब इनकी सतह पर प्रकाश डाला जाता है, उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो इनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कौन से तत्व दर्शाते हैं? तो ऐसा तत्व दर्शाते हैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, स्पेशली सीजियम। कौन? सीजियम। और इसीलिए सीजियम का उपयोग जो है प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि सीजियम का आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी बहुत कम है ना, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा थोड़ी सी ऊर्जा से भी। आयनन विभव कम होने के कारण, कम होने के कारण क्या होगा? आयनन विभव कम होने के कारण
उचित आवृत्ति के प्रकाश द्वारा, उचित आवृत्ति के प्रकाश द्वारा क्या कर देता है, फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है भाई, प्रकाश डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है। इसलिए सीजीएम का उपयोग कहां पे किया जाता है, सीजीएम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल बनाने में, प्रकाश विद्युत सेल का जो इलेक्ट्रोड है वो बनाने में सीजीएम का उपयोग करते हैं। पोटेशियम और रुबिडियम है, उनका भी आयनन विभव कम होता है, कई बार वो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी बात करें सेकेंड ए की, तो इनका आयनन विभव जो है उनसे ज्यादा होता है फर्स्ट ए से, इसलिए ये प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ज्वाला का रंग। नेक्स्ट क्या है, ज्वाला का रंग। तो ज्वाला का रंग क्या होगा, ज्वाला के रंग से क्या मतलब है, जब इनको बुनसन बर्नर की ज्वाला में जलाया जाता है, यानी आप यूं कहते हैं आग में जब इनको जलाया जाएगा, क्षार धातु हो या क्षारीय मृदा धातु, तो क्षार धातुओं में आयनन होता क्या है, उस ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन NS से NP में चले जाते हैं, NS से NP में चले जाते हैं। NS और NP के बीच में गैप कम होता है, और NS के इलेक्ट्रॉन जो है वो उन पर नाभिक की बहुत ज्यादा पकड़ नहीं होती है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है NS से NP में चले जाते हैं, और जब NP से वापस NS में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जिस प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसी तरह की हमें ज्वाला का रंग दिखाई देता है। तो समझिएगा ज्वाला के रंग से क्या मतलब है, क्या कहेंगे, इधर कौन आएगा, वर्ग फर्स्ट, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं फर्स्ट ए, और इधर कौन आएगा, वर्ग सेकंड, जिसको आप क्या कह रहे हैं सेकंड ए। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कौन से भौतिक गुण की, ज्वाला के रंग की। ज्वाला का रंग क्या होगा, बुनसन बर्नर की ज्वाला में, बर्नर का ही प्रकार है, बुनसन बर्नर की ज्वाला में गर्म करने पर, किसको गर्म करेंगे, क्षार धातुओं को गर्म करने पर ऊर्जा ग्रहण कर, ऊर्जा ग्रहण कर NS इलेक्ट्रॉन, NS वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जिन पर नाभिक का आकर्षण कम है, भाई आकार बढ़ा है ना, इनका आकार बढ़ा है तो इन पर नाभिक का आकर्षण क्या है, कम है। बड़े आकार के कारण, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, बड़े आकार के कारण नाभिक का आकर्षण कम। ठीक है, तो जो NS के इलेक्ट्रॉन हैं जिन पर बड़े आकार के कारण नाभिक का आकर्षण प्रभाव कम लग रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, NS इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर
उत्तेजित होकर कहां चले जाते हैं? एनपी कक्षकों में चले जाते हैं। एनपी कक्षकों में चले जाते हैं, एनपी कक्षकों में जाएंगे और जब लौटेंगे तो प्रकाश के जिस प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे ज्वाला उसी रंग की दिखाई देगी। एनपी कक्षकों में चले जाते हैं। इनके पुनः एनएस कक्षकों में लौटने पर, एनएस कक्षक में लौटने पर ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। किस रूप में उत्सर्जित होती है? दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। जिसके कारण क्या होता है? ज्वाला का रंग दिखाई देता है। दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है तथा ज्वाला का रंग दिखाई देता है। फ्लेम का कलर दिखाई देगा। ज्वाला का रंग जो है वो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भाई? ज्वाला का रंग दिखाई देता है। ज्वाला का रंग दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करें कैसा रंग दिखाई देगा। तो देखिए, याद रखना है आपको, लिथियम का दिखाई देता है। लिथियम का कलर जो है वो दिखाई देता है क्रिम्सन रेड, जिसको किरमिजी लाल कहते हैं। क्या कहते हैं? किरमिजी लाल या लहरदार लाल। किरमिजी लाल या लहरदार लाल, लहरदार लाल। ठीक है। सोडियम का दिखाई देता है गोल्डन येलो। सोडियम का कैसा दिखाई देता है? सुनहरा पीला, सुनहरा पीला। सोडियम का सुनहरा पीला दिखाई देता है। और पोटेशियम का दिखाई देता है लाइलैक कलर। पोटेशियम का कैसा दिखाई देता है? लाइलैक कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं पोटेशियम का तो एक बार अलग कलर से लिख देता हूं, मेरे पास है नहीं ये उपलब्ध अभी कलर। पोटेशियम का कैसा दिखाई देता है? लाइलैक कलर। लाइलैक कलर जो होता है ये होता है मांग जैसा रंग। मांग जैसा मतलब लाल बैंगनी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रुबिडियम। रुबिडियम का होता है पर्पल कलर यानी जामुनी रंग। जामुनी या बैंगनी भी बोल सकते हैं। ठीक है। और सीजियम का होता है नीला रंग। सीजियम का कैसा होता है? नीला रंग। सीजियम का नीला रंग। सीजियम नीला। ठीक है, ये कलर हैं, ये आपको याद रखने हैं। लिथियम किरमिजी लाल, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम लाइलैक कलर होता है। लाइलैक कलर मतलब मांग जैसा रंग। रुबिडियम जामुनी या बैंगनी, पर्पल लिख सकते हैं, वॉयलेट लिख सकते हैं। और सीजियम का नीला रंग। ठीक है, जामुनी और बैंगनी में ज्यादा फर्क है नहीं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड ए की। ये भी क्या करते हैं? सेम कॉन्सेप्ट इन पर लागू होगा और ये भी ज्वाला का रंग दर्शाएंगे। ये भी क्या करते हैं? ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं। रंग प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर, वह बेरिलियम व मैग्नीशियम को छोड़कर। ये क्यों नहीं दर्शाते? क्योंकि इनका आकार होता है छोटा
और आकार छोटा होगा तो ns इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा ना। तो ये छोटे आकार के कारण ये ज्वाला का रंग नहीं दर्शाते, छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण ये ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते। ठीक है, ज्वाला को रंग कौन कौन प्रदान करेंगे? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब रंग कैसा होता है इनका? कैल्शियम का होता है ईंट जैसा लाल। कैल्शियम का कैसा होता है? ईंट जैसा लाल, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल। कैसा होगा? ये किरमिजी लाल है और वो ईंट जैसा लाल है, ब्रिक रेड। इसके बाद इसका होगा किरमिजी लाल, क्रिम्सन रेड, किरमिजी लाल, और इसको आप लहरदार लाल भी बोल सकते हैं, किरमिजी लाल। और ये जो है बेरियम, इसका होता है एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन का मतलब सेब जैसा हरा, सेब जैसा हरा, कच्ची सेब जैसा, है ना, सेब जैसा हरा। तो ये इनके कलर हैं, इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो ब्रिक, इसको बोलते हैं ब्रिक रेड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रिक रेड, ब्रिक रेड। इसको बोलते हैं क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। और इसको बोलते हैं एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका, इसको यूं याद रखिए, यूं ऐसे। तो देखो BSc है ना, BSc, BSc होती है ना, BSc ऐसे होती है ना, ऐसे BSc, बैचलर ऑफ साइंस। तो ऐसे याद रख सकते हैं BSc। और फिर उल्टा चलेंगे ऐसे, तो इन इधर से क्या है? B ब्रिक रेड, C क्रिम्सन रेड, A एप्पल ग्रीन, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। तो BSc और BCA से आप याद रख सकते हैं, है ना। ये इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके कलर होते हैं ज्वाला के। ये बात हुई ज्वाला को कैसा रंग प्रदान करेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं इनके जलायोजन पर क्या होगा। जलायोजन किस प्रकार से होगा इनका, किसका जलायोजन कम होगा, किसका जलायोजन ज्यादा होगा। तो देखिए, कौन है? इधर है, इधर है फर्स्ट ए, यानी पहला वर्ग, फर्स्ट ए। इधर कौन है? दूसरा वर्ग, वर्ग 2, यानी सेकंड ए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं जलायोजन की। जलायोजन यानी इनको जल में डालें तो क्या होगा। तो जलायोजन जो है वो आयनों के आकार पर निर्भर करता है। जलायोजन किस पर निर्भर करता है? आयनों के आकार पर। जो आयन जितना ज्यादा छोटा होता है उसका जलायोजन उतना ही ज्यादा होता है। तो मैं ये कह सकता हूं जलायोजन किसके समानुपात होगा? ये होगा, जलायोजन जो है वो आयनिक आकार के या धनायन के आकार के, बोल दूं किसके आकार की? धनायन के आकार की। धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना छोटा धनायन होगा उतना ही क्या होगा? जलायोजन ज्यादा होगा। और जलायोजन कैसे होगा? ये आयन है, सपोज ये क्या है? धातु आयन है। कौन है भाई? धातु आयन। तो इसको जल के अणु अपने चारों ओर से, जल के अणु जो है वो इस प्रकार से घेर लेंगे। इस प्रकार से घेरेंगे तो यहां से क्या होगी? आकर्षण की वजह से ऊर्जा मुक्त होगी, और वो मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? जलायोजन एंथैल्पी। मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? जलायोजन एंथैल्पी।
तो जिसका जलायोजन ज्यादा होगा उसकी जलायोजन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जलायोजन का क्रम क्या होगा पहले तो ये देखें। जलायोजन का क्रम, हाइड्रेशन का क्रम, सबसे ज्यादा जलायोजन किसका होगा? Li+ का, फिर Na+, फिर K+, Rb+ और Cs+। सबसे कम जलायोजन किसका होगा? Cs+ का। ठीक है, और जलायोजन से ऊर्जा भी बहुत ज्यादा मुक्त होती है। मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? जलायोजन एंथैल्पी। और जलायोजन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो जलायोजन का क्रम यही होगा। यही क्रम किसका रहता है? जलायोजन एंथैल्पी का रहता है। जलायोजन एंथैल्पी का रहता है, एंथैल्पी का रहता है। यही क्रम किसका रहता है भाई? जलायोजन एंथैल्पी का होगा। यही क्रम किसका होगा? जलायोजन एंथैल्पी का होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि जलायोजन की वजह से क्या होता है? जिसका जलायोजन ज्यादा हो जाएगा वो आयन आकार में बड़ा हो जाएगा। तो अब जलायोजित आयन के आकार के क्रम की बात करें तो जलायोजित आयन का आकार सबसे बड़ा उसका होगा जिसका जलायोजन ज्यादा हुआ है। तो जलायोजित आयन का आकार ये लीजिए, जलायोजित आयन के आकार का क्रम, आकार का क्रम Li+ सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसका जलायोजन ज्यादा हुआ है। Li+ क्या होगा? सबसे बड़ा। Na+ उससे छोटा। सबके आगे एक्वस लिख रहा हूं। एक्वस का मतलब क्या है? जलायोजित है। ठीक है, K+, Rb+, एक्वस और Cs+। तो क्या हुआ? सबसे बड़ा कौन हो गया? Li+। अब आपको पता है विलयन में जो आयन सबसे बड़ा होगा वो उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी, वो धीरे चलेगा। भाई मोटा तो धीरे ही चलेगा। तो Li+ क्या है? सबसे बड़ा हो गया आकार में तो वो धीरे चलेगा। धीरे चलने से आयनिक गतिशीलता कम हो जाएगी और आयनिक गतिशीलता कम होगी तो चालकता भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? बड़े आयन की क्या लिख सकते हैं? बड़े आयन की आयनिक गतिशीलता कम होगी। इसलिए चालकता का क्रम क्या होगा? चालकता का क्रम क्या हो जाएगा? चालकता का क्रम हो जाएगा Li+ सबसे कम चालक, Na+ उससे ज्यादा, K+, Rb+ और Cs+। सबसे ज्यादा चालक कौन सा हो जाएगा? Cs+ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जलायोजन एंथैल्पी। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि Li+ की जलायोजन एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है कि अगर Li से Li+ बनाए तो वहां पे आपको आयनन एंथैल्पी क्या होती है? इसकी इनमें सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी लिथियम की होती है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है। लेकिन वहां जितनी ऊर्जा चाहिए उसको भी ये बैलेंस कर देता है। तो अगर एक्वस कंडीशन में बात करें, जलीय परिस्थितियों में, तो Li+ जो है वो Li जो है लिथियम वो प्रबलतम अपचायक होता है। तो आप यहाँ चाहें तो नोट डाल सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो लिथियम है ये क्या होता है? लिथियम की जलायोजन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होने के कारण, अधिक ऋणात्मक का मतलब है ज्यादा मुक्त होगी, अधिक ऋणात्मक होती है। इसीलिए ये
जलीय विलयन में प्रबलतम अपचायक होता है। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या होता है? प्रबलतम अपचायक होता है। जलीय विलयन में प्रबलतम अपचायक होता है। प्रबलतम अपचायक होता है। क्या होता है? प्रबलतम अपचायक होता है। और आपने अगर ध्यान दिया हो कभी तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है उसमें ये टॉप पर होता है। ठीक है, इसका जो मानक अपचयन विभव होता है वो सर्वाधिक ऋणात्मक होता है, -3.05 वोल्ट। और वो इसी वजह से होता है कि उसकी आयनन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा ऋणात्मक है। जलायोजन एंथैल्पी क्या है? सॉरी, ज्यादा ऋणात्मक है। जलायोजन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा ऋणात्मक। अब बात करते हैं वर्ग सेकंड में। तो वर्ग सेकंड में भी यही सारी चीजें लागू होंगी। वहां पर भी क्या होगा? वर्ग सेकंड में भी क्या लिखेंगे? जलायोजन का क्रम क्या होगा? जलायोजन का क्रम क्या हो जाएगा? जलायोजन का क्रम हो जाएगा बेरिलियम +2 सबसे ज्यादा होगा, Mg+2 का इससे कम, Ca+2 का इससे भी कम, स्ट्रोंशियम+2 इससे भी कम, और बेरियम+2 का सबसे कम। ठीक है, ये जलायोजन का क्रम हो गया। और जलायोजित आयन के आकार का क्रम क्या होगा? जलायोजित आयन के आकार का क्रम, आकार का क्रम क्या होगा? वो भी यही होगा, Be+2 का सबसे ज्यादा, Mg+2 का उससे कम, Ca+2 उससे कम, Sr+2 उससे भी कम, और Ba+2 सबसे कम। ठीक है, और गतिशीलता की बात करें या चालकता की बात करें, चलिए आयनिक गतिशीलता का भी लिख ही लेते हैं। आयनिक गतिशीलता, आयनिक गतिशीलता, आयनिक गतिशीलता किसकी ज्यादा होगी? जो छोटा होगा, और छोटा कौन है? Ba+2। तो आयनिक गतिशीलता का क्रम ये हो जाएगा बेरिलियम+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Ba+2। ठीक है, और चालकता की बात करें, विलयन की चालकता, तो चालकता का क्रम क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा जो गतिशीलता का है, बेरिलियम+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Ba+2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका अमोनिया में विलयन जो है वो किस तरह का होगा। अमोनिया में विलयन कैसा होगा इनका? ठीक, तो अमोनिया में जो विलयन होता है, ये लीजिए, फर्स्ट पहला वर्ग है, पहला वर्ग फर्स्ट ए। ठीक है, और ये है वर्ग 2 यानी सेकंड ए। ओके, पहले वर्ग में क्या लिखेंगे? बात किसकी कर रहे हैं? अमोनिया में विलयन की, द्रव अमोनिया में विलयन, द्रव अमोनिया, द्रव अमोनिया में विलयन, द्रव अमोनिया में विलयन। तो द्रव अमोनिया में इनका जो विलयन होता है वो कैसा होता है? होता क्या है कि जब आप किसी भी मेटल को द्रव अमोनिया में डालते हैं, किसी भी क्षार धातु को आप किस में डालेंगे? द्रव अमोनिया में, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा M जो है वो बनाएगा M+ इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिया के कुछ अणु तो इसको चारों ओर से घेर लेंगे, अमोनिया के कुछ अणु तो क्या करेंगे? इसको चारों ओर से घेर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और कुछ अणु इसको घेर लेंगे चारों ओर से ऐसे। ठीक है, ये घेर लेंगे चारों ओर से, और कुछ अणु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को घेर लेंगे। कुछ अणु क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ऐसे चारों ओर से घेर लेंगे। सपोज X अणु इसको घेर रहे हैं और Y अणु इसको घेर रहे हैं, तो जो टोटल रिएक्शन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मेटल प्लस
x अणु अमोनिया के इसको घेरेंगे और y इसको, ठीक है। तो x प्लस वाई अमोनिया क्या बनाएगा, x प्लस वाई अमोनिया क्या बनाएगा, मेटल बनाएगा M प्लस, और उसके साथ कौन जुड़ेगा, उसके साथ NH3 के कुछ अणु, कुछ कितने x मान लें, कुछ कितने माने भाई, x मान लें, NH3 के x अणु, इनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस आवेश, m के ऊपर प्लस आवेश है, प्लस साथ में क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर भी, इलेक्ट्रॉन के साथ कौन जुड़े हुए हैं, y अणु अमोनिया के, और इन पर कैसा आवेश, ऋणावेश। ये जो आयन होते हैं, ये आयन अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन आयनों को क्या बोलेंगे, ये जो आयन है इनको क्या कहेंगे, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे भाई, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। और इन अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण इनका द्रव अमोनिया में विलयन, द्रव अमोनिया में विलयन अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, अनुचुंबकीय होता है, नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है, और अधिक चालक होता है, अधिक चालक होता है, अधिक चालक होता है। द्रव अमोनिया में विलयन जो है वो अनुचुंबकीय होगा, नीले रंग का होगा और ज्यादा चालक होगा, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा चालक होगा। लेकिन अगर लंबे समय तक इसको रखें, अगर लंबे समय तक, लंबे समय तक द्रव अमोनिया में रखने पर क्षार धातु एमाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं, क्षार धातु, क्षार धातु क्या बनाते हैं, एमाइड बनाते हैं, एमाइड, एमाइड बनाते हैं, ठीक है। और ये जो एमाइड होता है इसका ये होता है MnH2। क्या होता है, एमाइड क्या होगा, MnH2, ये बनाएंगे। और इसका जो रंग होता है, इसका रंग आपको दिखाई देगा या तो तांबे की तरह, या तो ताम्र रंग, या फिर कांसे की तरह। या तो आपको तांबे की तरह रंग दिखाई देगा या कांसे की तरह। कांसा भी क्या होता है, तांबे और टिन का ही तो मिश्रण होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या करते हैं, जब आप लंबे समय तक इनको अमोनिया के विलयन में रखते हैं तो एमाइड बनाते हैं, MnH2, ठीक है। और उनका रंग कैसा हो जाता है, नीले रंग के बजाय ताम्र रंग या कांस्य रंग हो जाता है, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, इनमें क्या होगा भाई, इनमें ये है M, ये क्या करेगा, M+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। M+2 को कुछ अणु घेर लेंगे और कुछ अणु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को। सपोज X अणु एक M+ को घेर रहे हैं तो M के साथ ऐसे लिख दूं M+, एक तो X, और एक इलेक्ट्रॉन को Y अणु घेर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों को कितने घेरेंगे, 2Y अमोनिया के, ठीक है। और क्या बनाएंगे, M
NH3 X, इसके ऊपर +2 आवे, प्लस 2 क्या बनेंगे, ये वाले अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी वजह से ये विलयन भी कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, नीला होगा, ज्यादा चालक होगा। ठीक है, और लंबे समय रखने पर, लंबे समय तक रखने पर ये इमाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इमाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, इमाइड, MnH, NH जो है उसके साथ मेटल जुड़ जाएगा, MnH, इमाइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, इमाइड। और इमाइड को आप MnH ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लीजिए NH जो है इसके साथ 2 बॉन्ड है ना ऐसे, ये क्या है, इमाइड, और ये NH2 क्या है, एमाइड। तो ये सब था भौतिक गुणों के बारे में कि क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं यानी S ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण क्या हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रासायनिक गुणों को लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।